नसीन नया फेज आज लॉन्च कर दिया गया है। हर घंटा अब इसराइल के ऊपर जो वो भारी साबित हो रहा है और आज ईरान ने अपना वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल अटैक लॉन्च किया है। पिछले सारे हमले भी बड़े डिस्ट्रक्टिव थे, लेकिन इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं, इस वक्त जो ईरान की जानिब से नया हमला लॉन्च किया गया है उसको वन ऑफ द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव हमला जो है वो बताया जा रहा है, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल हमला जो है वो बताया जा रहा है। और पहली बार ड्रोन्स और मिसाइल जो है वो एक साथ लॉन्च हुए हैं। ये इसराइल जो पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर बमबारी करता फिर रहा है, साथ ह्यूमिलिएट कर रहा है। बहरहाल अब इसको भी कुछ ना कुछ जो कीमत है वो चुकाना पड़ रही है। अब हाइफा और तल अवीव के अंदर बमबारी होना ये नॉर्मल सी बात बन गई है। अब हाइफा और तल अवीव के अंदर बिल्डिंग्स का गिरना और कई इमारतों का एक साथ ज़मींबोस होना ये इस वक्त नॉर्मल सी बात बन गई है। हालांकि सबसे सिक्योर तरीन दारुल हुकूमत जो है वो तल अवीव है और वो अपनी जो है वो इस ताकत का घमंड भी रखते हैं और दूसरों को ह्यूमिलिएट भी करते हैं कि उन्होंने सारे कैपिटल्स को हिट किया हुआ है, लेकिन तल अवीव को कोई हिट नहीं कर सकता है। तल अवीव तो जो वो है जो पूरा मिडिल ईस्ट रन कर रहा है और तल अवीव तो वो है जो पूरी दुनिया को रन कर रहा है। पूरी दुनिया की गवर्नमेंट्स तल अवीव की जेब के अंदर हैं। उस तल अवीव में इस वक्त धमाके हो रहे हैं और इजराइल और अमेरिका ये क्लेम करते हैं कि इस प्लेनेट की सबसे ताकतवर वेपनरी उनके पास है और ईरान को वो सब हस्ती से मिटा देना चाहते हैं, लेकिन वो अपना तमाम तर जोर लगाकर भी इस वक्त ईरान को फिलहाल नहीं रोक सके हैं, बल्कि मामला फिलहाल उनके उल्टा जा चुका है, जिसमें तल अवीव में एयर डिफेंस, एयर फोर्स, सारा कुछ जो है वो सारा मिलजुल कर भी इजराइल को नहीं बचा पा रहा है। और तल अवीव जो है इस वक्त धमाकों से गूंज रहा है और हाइफा गूंज रहा है। और इस वक्त उन्होंने नया फेज जो है वो लॉन्च किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़े स्केल के ऊपर एरियाज को हिट कर रहे हैं। और नेतन्याहू जो सुप्रीम लीडर को धमकियां लगा रहा था इस पावरफुल अटैक से पहले, देखें जिंदगी मौत तो फिर ऊपर वाले के हाथ में है, तो नेतन्याहू की धमकियों से, मतलब नेतन्याहू जिसके आलमी अदालत ने वारंट जारी किया, इसकी धमकियों से पीछे हट जाया जाए तो जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में। तो इस हमले से कबल यानी उसने धमकियां लगाई तो इधर से सुप्रीम लीडर ने ऑर्डर किया कि सबसे बड़ा अटैक अब इजराइल के ऊपर होगा। और चूंकि पीछे इन्होंने हॉस्पिटल्स के ऊपर बमबारी की है कल और इसके साथ टीवी स्टेशंस के ऊपर और सिविलियंस को हिट किया है, तो सुप्रीम लीडर ने ऑर्डर किया कि मोस्ट पावरफुल अटैक जब वो किया जाए। और इस हमले से पहले जो है वो सुप्रीम लीडर ने एक मैसेज भी जारी किया। उसके बाद चंद मिनट के बाद ये हमला जब लॉन्च हुआ और उन्होंने कहा कि ऊपर वाले की मदद से हम इजराइल को शिकस्त देंगे। वो ईरान को मिटाने के लिए आए हैं और सुप्रीम लीडर ये कह रहे हैं कि हम ऊपर वाले की मदद से इजराइल को शिकस्त देंगे और हमारी आर्मी जो है वो इजराइल को तबाह कर देगी। इस पूरे प्लेनेट के ऊपर ये सिर्फ ईरान ही है जो इस तरह का बयान दे सकता है और फिर उस पर अमल दरामद करने के लिए अपनी सारी ताकत भी बरकरार ला सकता है। तो उस वक्त ईरान इसी अंदाज में, इसी ताकत के साथ इजराइल के ऊपर हमलावर हो गया है। और नाइन्थ वेव ये इस वक्त ईरान की जानिब से इजराइल पर लॉन्च की गई है हमलों की नवी लहर है, जिसके अंदर पहली बार ड्रोन्स और मिसाइल जब एक साथ इस्तेमाल किए गए हैं। इसके साथ ये बताया जा रहा है कि पावर प्लांट्स हिट हुए हैं। बड़ा मैसिव लेवल का जो डैमेज है वो पावर प्लांट्स के ऊपर हुआ है और इससे यह है कि वहां पर पावर आउटरेज हो चुकी है और ऑयल रिफाइनरीज हिट हुई हैं। हाइफा के अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ऑयल रिफाइनरी हिट हुई है बड़ी प्रिसीजन के साथ और बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन वहां पर आई है। बिल्कुल खंडर बन रहा है तल अवीव भी और हाइफा भी। और हाइफा ये ऑयल रिफाइनरी जो यहां पर हैं, यहां से ऑयल जो है वो यूरोप को भी जाता है। तो हाइफा की ऑयल रिफाइनरीज ने बंदिश का ऐलान कर दिया है। वहां पर 1 बाय 1 जो है 2-4 बड़ी हैं तो उन्होंने शटडाउन करने का ऐलान कर दिया है, क्योंकि डिस्ट्रक्शन जब वहां पर बहुत ज्यादा हुई है और ईरान के तो हमले साथ साथ जारी हैं। ये बहुत बड़ा धचका है। ऑयल रिफाइनरीज हाइफा पर बंद होना जब शुरू हो गई हैं और ईरान ने एक और बात की है, उन्होंने कहा है कि हमने जो इजराइल का लॉन्ग रेंज डिफेंस सिस्टम है आज उसको तबाह किया है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है क्योंकि ईरान के पास एयरफोर्स नहीं है और वो इजराइल के लॉन्ग रेंज जो डिफेंस सिस्टम है, वो शायद एरो सिस्टम की बात कर रहे होंगे, तो उसको डिस्ट्रॉय किया। वो कह रहे हैं कि हमने एक ड्रोन भेजा है और वो पेनिट्रेट करते हुए 7 लेयर्स को और वो जाकर टकराया और ये जॉर्डन से यरूशलेम और वहां से आगे जाकर ये पेनिट्रेट किया है। बहुत बड़ी ये कामयाबी है, यानी ईरान अपनी कैपेबिलिटी शो कर रहा है। इजराइल वहां पर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पर अटैक कर रहा है, हॉस्पिटल्स पर कर रहा है, ठीक है, और सिविलियंस को निशाना बना रहा है। ईरान बड़ी विजडम के साथ, बड़े कैलकुलेटेड अंदाज के अंदर और प्रिसीजन स्ट्राइक जो है वो कर रहा है और इजराइल की जो मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं उनको निशाना बना रहा है और इससे इंपैक्ट क्रिएट हो रहा है। वहां पर चूंकि सारे ऑब्जर्वर्स बैठे हुए हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी है और सारे देख रहे हैं कि भाई ईरान क्या कर सकता है। देखना, इराक के ऊपर हमला हो गया, अफगानिस्तान के ऊपर हो गया, तो वो तो कुछ नहीं कर सके भाई, उनके पास तो कोई मिसाइल नहीं थे कि वो जवाब में फायर करते। तो ईरान के पास भी अगर मिसाइल ना हो तो ईरान मुझे बताइए क्या कर लेगा, क्योंकि जमीनी फौज तो वहां पर है नहीं। तो वो तो आएंगे, उनके जहाज आएंगे, बम गिरा कर जब चले जाएंगे। तो मिसाइल कितना इंपैक्ट क्रिएट कर सकते हैं, यही डिसाइसिव चीज है। तो मिसाइल इंपैक्ट क्रिएट कर रहे हैं। डजन्स ऑफ बिल्डिंग्स तल अवीव के अंदर डिस्ट्रॉय हुई हैं, ये बात सामने आ रही है। और चैनल
चैनल 14 जिसको ईरान ने कहा कि हम टिट फॉर टैट में निशाना बनाएंगे, वो अपने ऑफिसेज खाली करके भाग गए हैं। चैनल 14 इनका सबसे बड़ा प्रो और एक्सट्रीमिस्ट चैनल है, वो अपने ऑफिसेज खाली करके भाग गए हैं। इस वक्त चैनल 14 के ऑफिसेज जो है वो तल अवीव के अंदर खाली हो गए। यानी आप देखिए, ईरानियन सरकारी मीडिया के ऊपर अटैक हुआ, 2 बार अटैक हुआ, वहां पर शहादतें हुई हैं, और उन्होंने चंद मिनट्स के बाद, हमला होने के बाद, शहादतें होने के बाद चंद मिनट्स के बाद नशरियात दोबारा से शुरू कर दी हैं। ठीक है ना। तो यहां पर अभी ईरान ने सिर्फ थ्रेड जारी किया है और वो चैनल 14 वो ऑफिस खाली करके भागे हैं। आप जरा अंदाजा कर लें, और उसके ऊपर भी रोना डाल रहे हैं कि देखो जी ईरान हमें ये थ्रेट कर रहा है, देखो जर्नलिस्ट को ईरान जो है वो निशाना बना रहा है। वो फौरन से फिर विक्टिम कार्ड भी साथ आ जाता है। अच्छा, इसके साथ जो है वो साइबर अटैक्स भी हो रहे हैं, साइबर अटैक्स भी साथ साथ जारी हैं। हुआ क्या है कि आज इजरायली सेटलर्स के साथ क्या हुआ, कल इनके साथ ये हुआ कि फेक सायरन्स बजे, ठीक है, यानी इनको शेल्टर्स की तरफ भागना पड़ा, और बाद में पता चला वो तो फेक थे और साइबर अटैक था, हमला तो हुआ नहीं, बाद में पता चला कि ये तो साइबर अटैक। आज क्या हुआ है, आज ये हुआ है कि ये शेल्टर्स के अंदर थे, तो इनको मैसेजेस आए कि हमला खत्म हो गया है और आप शेल्टर से बाहर आ सकते हैं। ये बाहर गए तो अचानक धमाके हो रहे हैं, सायरन्स बज रहे हैं, फिर पीछे भागे, और बाद में पता चला कि ये तो साइबर अटैक था। इजरायली जो सेटलर्स हैं उनके फोन्स के ऊपर साइबर अटैक हुआ है आज मुख्तलिफ अंदाज के अंदर। आज उनको कहा कि बाहर निकलो, पहले कल सायरन बजे और भागना पड़ा शेल्टर में, आज उनको कहा गया कि बाहर निकलो, तो हमला हो रहा था, बाद में उनको पता चला कि ये तो साइबर अटैक है। तो ईरानियन नेशन के ऊपर हमला हुआ है, सिर्फ नेशन के ऊपर नहीं हुआ है बल्कि इस पूरे रीजन के ऊपर हमला हुआ है, ठीक है ना। यानी पूरा रीजन की जो फ्यूचर है वो इस वॉर के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये जंग बहुत आगे जाकर लड़ी जाएगी। देखिए, यहां के जो सारे लोग हैं वो तो यहां के रहने वाले हैं। मुझे बताइए ईरानियंस कैसे कबूल कर लेंगे सरेंडर को, कैसे कबूल कर लेंगे? तो ये तो यहां के रहने वाले हैं, ईरानियन ईरान के रहने वाले हैं, टर्किश कौम टर्की की रहने वाली है, ठीक है, लड़ने वाले लड़ेंगे। लेबनीज लेबनान के रहने वाले हैं, यमनीज यमन के रहने वाले हैं। तो ये कौन है, ये कहां से आए हैं? तो ये मशरिक के अंदर ये इस वक्त एक सेंटिमेंट है कि ये वहां से चलते हैं और हमें जीने का कोई हक नहीं है, हमें सांस लेना भी इन्होंने दुश्वार किया हुआ है। इससे भी मुझे खतरा है, उससे भी खतरा है, जिसको चाहे बमबारी कर दो, जेनोसाइड कर दो, कोई पूछने वाला नहीं है। तो ठीक है ना, अब इनकी तबीयत इस वक्त साफ हो रही है। तो इजरायली हमले का एक और नुकसान जो दुनिया में इस वक्त ये चीज चल रही है कि दुनिया के ममालिक अब न्यूक्लियर बनाने की तरफ बढ़ेंगे, न्यूक्लियर रेस बढ़ सकती है, क्योंकि इस हमले ने यह साबित किया है कि इस दुनिया में आपके लिए कोई गारंटी मैटर नहीं करती है। आपको यूनाइटेड नेशन कह दे, आपको 20 मुल्क मिलकर कह दें कि आपके ऊपर हमला नहीं होगा, मैटर नहीं करता है। आपकी अपनी प्रोटेक्शन मैटर करती है, और आज के दौर में सबसे बड़ी प्रोटेक्शन जब वो न्यूक्लियर है। कन्वेंशनल जो कैपेबिलिटीज हैं, आप कैसे लड़ेंगे जब उनके पास न्यूक्लियर है? तो ये दुनिया को इन्होंने धकेला है एक न्यूक्लियर रेस की तरफ। दूसरी तरफ ये बड़ी डेवलपमेंट है, 22 इस्लामिक कंट्रीज की ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हुई है, जिसमें सऊदी अरेबिया भी शामिल है। इसमें इजराइल को कंडेम किया गया है, इजराइल को एग्रेसर यहां पर बताया गया कि इजराइल ने ये जंग छेड़ी है। सऊदी अरेबिया ने भी ये बात एंडोर्स की है, और सबने ये कहा है कि वो ईरान के साथ खड़े हैं। इसी दरमियान नाज़रीन, उर्दगान ने ऑर्डर किया है मिसाइल प्रोडक्शन तेज कर दी जाए, ठीक है। उर्दगान ने ऑर्डर किया है कि मिसाइल प्रोडक्शन जो है उसको तेज कर दिया जाए, और ईरान की आर्मी ये कह रही है कि हम जो नाइट्स हैं उनको डेज में बदल कर रख देंगे। इसराइलियों के लिए नाइट्स को डेज में बदल के रख देंगे, यानी इतने धमाके करेंगे, उन धमाकों की रोशनी इतनी होगी कि इनको लगेगा कि दिन है, लेकिन वो दिन नहीं होगा, वो रात होगी। ऐसी तबाही हम मचाएंगे। नाज़रीन, हम मुसलसल ये देख रहे हैं कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ के अंदर, पर्शियन गल्फ के अंदर जंग फैल रही है, और ये जंग बहुत तबाहकुन होगी जो पर्शियन गल्फ के अंदर फैलेगी। नाज़रीन, पहला हमला स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ के अंदर हुआ है। इस वक्त की बड़ी डेवलपमेंट आपके साथ शेयर कर रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ के अंदर पहला अटैक हुआ है। बंदर अब्बास जो कि स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ के अंदर ही लाया करती है, बड़ी इंपॉर्टेंट उनकी बंदरगाह है, उसके ऊपर इसराइल ने ड्रोन फायर किए हैं, जिनको ईरानियंस ने मार गिराया है, लेकिन सायरन्स वहां पर बजे हैं। एक यानी स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ के अंदर पहली झड़प हुई है उधर से इसराइली। तो स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ से यूएई कितना दूर है? नैरोएस्ट जो पाथ है वो 35 किलोमीटर है, ठीक है। तो ये स्ट्रेट ऑफ हुर्मज़ के अंदर जंग होगी। उधर जॉर्डन ड्रैग हो रहा है, उधर इजिप्ट ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है, उधर ये इराक के साथ एक कशीदगी चल रही है। इराक इसराइल को कह रहा है कि वो यहां से ना गुजरे, और इसराइल और अमेरिका बहरहाल गुजर रहे हैं। तो रीजन इसके अंदर ड्रैग, और जिस दिन लेबनान से हमला हो गया, हिजबुल्लाह ने कर दिया, और उसके पूरे इस वक्त और उसकी पूरी तैयारी है, और इसराइल ने फौजें वहां पर लगाना शुरू कर दी हैं कल से। तो बस इंतजार है कि हिजबुल्लाह कब आएगी। अच्छा, इसी दरमियान जो है वो एक बड़ा इवेंट हुआ है। बड़ा इवेंट यह हुआ है कि रशिया ने अमेरिका के साथ अपने मुज़ाकरात कैंसिल कर दिए। थर्ड राउंड होने जा रहा था, जो ट्रंप के आने के बाद अमेरिकन और रशियंस के मुज़ाकरात शुरू हुए थे, जिसका ईरान से कोई ताल्लुक नहीं था, मिडिल ईस्ट के वाक़यात से कोई ताल्लुक नहीं था। ये तो अमेरिका और रशिया अपने ताल्लुकात को नॉर्मलाइज कर रहे थे, जो यूक्रेन वॉर के बाद खराब हो गए थे। ये तो उनका बायलैटरल था, वो प्यूटन ने कैंसिल कर दिए। ये मुलाकात होने जा रही थी आजकल के अंदर, और प्यूटन ने कैंसिल कर दिया। उनका फिलहाल इसको साइड पर रखें। यानी वो प्यूटन ने ट्रंप को कहा
कॉल हुई कि सिग्नल भेजा कि हम ईरान के साथ खड़े हैं और हमारे साथ गलत बयानी हुई है, ठीक है, और मैं इसको कंडेम करता हूं और हम ईरान के साथ खड़े हैं और बेहतर यही है कि जंग को रोक दिया जाए। जिसको नहीं रोका गया तो फिर अगली चीज यही होनी थी कि ये जंग लड़ी जाएगी। ये पुतिन की जानिब से मैसेज कन्वे किया गया, तो आज उन्होंने ये कैंसिल कर दिया है। ये बड़ी डेवलपमेंट है भाई, ये बायलैटरल था और ये यूक्रेनियन से मुज़ाकरात नहीं थे, ये रशिया और अमेरिका के थे, जिसको पुतिन ने इस वक्त कैंसिल कर दिया है। और साथ रशिया ने स्टेटमेंट जारी करते हुए कंडेम किया इजरायली हमले को। इस वक्त रशिया ने, ये दोनों स्टेटमेंट्स एक साथ आई, कैंसिल उधर, साथ इजराइल को जो है वो कंडेम किया है। और असल में जो ट्रंप है वो एक ऐसी शख्सियत इस वक्त बन चुका है जिससे कोई बात नहीं करना चाह रहा है, यानी वो एक ऐसी शख्सियत बन चुका है जिसकी बात को माने नहीं रखती है। अब उसने अपने आप को इतना एक्सपोज किया है, उसकी क्रेडिबिलिटी इतनी तबाह हुई है कि कोई यकीन से नहीं कह सकता कि अब जो ये बात कर रहा है, क्या ये 4 घंटे के बाद भी यही कह रहा होगा या कल सुबह उठकर भी ये यही कह रहा होगा। तो दुनिया का कोई अब वो क्रेडिबिलिटी नहीं है, यानी ट्रंप की कोई क्रेडिबिलिटी। जाहिर बात है अमेरिकी सदर है, दुनिया ने उससे बात भी करनी है, एंगेज भी करना है, लेकिन अब ये मुल्कों में कंसेंसस है कि भाई इसकी क्या बात है, इसके ऊपर क्या रिला करना है। तो जैसे बाइडेन हो गया था ना, बहुत कंट्रोवर्शियल और इररेलेवेंट, और उससे को बात करने के लिए तैयार नहीं था, तो ट्रंप ने भी चंद महीनों के अंदर अपने आप को वो बाइडेन की पोजीशन के ऊपर जब ले गया है। और देखिए, ट्रंप के आने से पहले तो ये दुनिया आलमी जंग की तरफ जा रही थी, दरमियान में आ गया ट्रंप ने कहा कि जंगे रोकेंगे और रशिया के साथ मुज़ाकरात शुरू हो गए और कहा कि रशिया तो बड़ा जबरदस्त मुल्क है और हमारा दोस्त है और ईरान के साथ मैं कोई जंग नहीं चाहता, ईरान इज अ ग्रेट कंट्री, और ईरान के साथ जब हम मुज़ाकरात करेंगे और न्यूक्लियर डील करेंगे, जिससे ट्रंप खुद निकल गया था, ठीक है। तो यानी उसने ये खुद ये बातें की। भाई ईरान को क्या अमेरिका से उम्मीद थी और रशिया को क्या अमेरिका से उम्मीद थी, ये तो दुनिया एक कन्फ्रंटेशन की तरफ जा रही थी, दरमियान में आ गया ट्रंप। यूनाइटेड नेशन फेल हो चुका था, आलमी अदालत फेल हो चुकी थी, मतलब कोई इदारा, कोई ऐसा इदारा बचा ही नहीं, या कोई ऐसा सालसी वाला माहौल बचा ही नहीं कि भाई मामला को हल करवा दे। तो दरमियान में आ गया ट्रंप, तो सबने कहा चलो ट्रंप की बात मान लेते हैं। तो वो 2-4 महीने से इस बात का इंतजार किया गया और उल्टा ट्रंप ने ईरान की जंग शुरू करवा दी, ठीक है ना। उल्टा उसने खतरनाक काम ये किया कि ईरान की जंग शुरू करवा दी, तो उसने तो माहौल को और भी बदतर कर दिया, वो दुनिया जो ऑलरेडी आलमी जंग की तरफ जब जा रही थी। तो ये इस वक्त सूरत हाल है, कोई इसके ऊपर जब इस वक्त बिलीव नहीं कर रहा है और अंदर से प्रेशर बढ़ रहा है। बर्नी सैंडर ने, सीनियर वहां के सेनेटर हैं, उन्होंने अनाउंस किया है, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि ये जंग ईरान ने शुरू नहीं की, बल्कि ये जंग नेतन्याहू ने शुरू की है और वो अमेरिका को ड्रैग करना चाहता है और अमेरिका को इसमें ड्रैग नहीं होना चाहिए। और जो ट्वीट उन्होंने किया उसके ऊपर 2.4 मिलियन व्यूज आए उनके ट्वीट के ऊपर, यानी ये नैरेटिव, ये बात वहां पर अब इतनी पॉपुलर हो रही है, इजराइल की जो असलियत वहां पर इस तरह से सामने आ रही है। अच्छा, अब यहां पर एक बात ये भी सामने आ रही है कि ट्रंप साहब जो हैं वो एक फाइनल प्रपोजल ईरान को देने जा रहे हैं। अच्छा जी, फाइनल प्रपोजल क्या है अब, यानी फाइनल प्रपोजल, अच्छा अगर ईरान नहीं मानेगा तो इसके बाद क्या उनके ऊपर न्यूक्लियर गिरा दिया जाएगा। ये बंदा जो है ना अपने आप को जमीनी खुदा समझ बैठा है, ठीक है ना। तो अब भाई कौन सा फाइनल प्रपोजल, तो ये भी एक कहानी दरमियान में चल पड़ी है। लेकिन इस वक्त एक ही बात है, वो है ताकत। अब देखें, इनकी बातें सुने, इनका नैरेटिव देखें, इनके इल्जामात देखें, सिविलियंस पर हिट करते हैं और इल्जाम और साथ विक्टिम बन जाते हैं, यानी सिविलियंस पर हिट करते हैं और साथ विक्टिम बन जाते हैं। और आप जरा अंदाजा करें कि वेस्टर्न मीडिया और इजरायली लॉबी और इनके सारे करिंदे वो कह रहे हैं कि ये ईरान ने जंग शुरू की, हम तो जवाब दे रहे हैं, आप मुझे बताइए, और इसलिए इसको कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा, तो ईरान के मिसाइल हर तरफ गिर रहे हैं और यही तरीका इनसे निपटने का, ये सिर्फ ताकत की जुबान जब वो समझते हैं, तो ताकत की जुबान से इस वक्त इनके साथ बात की जा रही है। सुप्रीम लीडर ने जो पहले अनाउंसमेंट की है, मैं आपके सामने वो 2 स्टेटमेंट्स रखता हूं, फिर ईरानियन मिसाइल जो जगह जगह पर गिर रहे हैं, पावर स्टेशंस, हाइफा, तल अवीव, वो आपके सामने रखते हैं। खामनाई सेज ईरानियन मिलिट्री विल डिलीवर डिसाइसिव ब्लो टू इजराइल। ये सिर्फ ईरान बात ये कर सकता है, यानी खुली जंग। वो कह रहे हैं आप इजराइल को हम खत्म करेंगे। मुझे बता दे कोई इस तरह की बात कर सकता है? तो खुली जंग का आगाज हो गया है। सुप्रीम लीडर ने अनाउंस किया कि इजराइल को खत्म करेंगे अब। विक्ट्री फ्रॉम गॉड एंड नियर अ कॉन्क्वेस्ट, गॉड विलिंग, विल ओवरकम द ज़ायनिस्ट एंटिटी। ईरान विल ओवरकम द, हम गलबा हासिल करेंगे इजराइल के ऊपर। तो ये उन्होंने स्टेटमेंट जारी की, चंद मिनटों के बाद जो है वो हाइफा और तल अवीव धमाकों से गूंज उठे। ईरानियन मीडिया, न्यू अटैक ऑन इजराइल टारगेट्स तल अवीव एंड हाइफा। हाइफा की जो ऑयल रिफाइनरी है उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि वो शट डाउन करने जा रहे हैं क्योंकि डैमेज बहुत ज्यादा हुआ है। ज्वाइंट ड्रोन एंड मिसाइल ऑपरेशन लॉन्च अगेंस्ट तल अवीव एंड हाइफा। द न्यू ईरान अटैक अगेंस्ट ज़ायनिस्ट एंटिटी आर कॉम्प्लेक्स एंड इंक्लूड मिसाइल्स एंड ड्रोन्स। यानी अब वो अगला फेज लॉन्च हुआ है ना, अब उसमें ज्यादा कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस, ज्यादा लीथल वेपन्स और ज्वाइंट मिसाइल और ड्रोन्स अटैक। ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 हैज जस्ट एस्केलेटेड, द नेक्स्ट फेज इज ऑफिशियली इन मोशन।
जो कल दिन में यानी शाम के टाइम बातें हो रही थी कि अगला फेज हम लॉन्च करने जा रहे हैं, वो इस वक्त लॉन्च हो चुका है। रशियन मीडिया, अ न्यू वेव ऑफ ईरानियन मिसाइल्स लॉन्चेस हैज बिगन टुवर्ड्स हाइफा एंड तल अवीव। हाइफा और तल अवीव, देखिए इनके दो ही सिटीज हैं। अगर वो खंडर का ढेर, देखिए अगर उधर 3 बिल्डिंग्स गिरती हैं ना तल अवीव में, और इधर अगर 10 बिल्डिंग्स गिरती हैं, तो ईरान अपना वो नुकसान बर्दाश्त कर सकता है। ये कैसे नुकसान बर्दाश्त करेंगे? और आगे मैं आपके सामने रिपोर्ट रखता हूं कि वो अब वहां पर बाकायदा ये रेफ्यूजीज बन रहे हैं, इजरायली सेटलर्स बाकायदा जो है वो इस वक्त रेफ्यूजीज बन रहे हैं, जो उन्होंने कभी फेस नहीं किया। न्यू वेव ऑफ ईरानियन मिसाइल अटैक ऑन इजराइल हैज बिगन, स्काई न्यूज। तल अवीव एंड हाइफा अंडर फायर फ्रॉम न्यू क्रॉसेस इन ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। पावर प्लांट severely damaged by Iranian missiles. Channel 14 evacuated due to Iranian threats to bomb it. सिर्फ थ्रेट्स की वजह से वो अपने ऑफिस से खाली करके छोड़ गए। We will turn Israel's night into days. Iran destroyed a long-range Israeli air defense system via drone operation today. Very, very important. Israel is under cyber attack targeting mobile phones. साइबर अटैक भी साथ साथ जारी है, और ये कल रात भी हुआ है। 700% साइबर अटैक जो है वो बढ़ चुके हैं। अब जरा आप ये रिपोर्ट देखिए, डजन्स ऑफ बिल्डिंग्स हेवीली डैमेज इन तल अवीव आफ्टर ईरान स्ट्राइक। तल अवीव से खबर आ रही है, दर्जनों बिल्डिंग्स है वो बहुत ज्यादा उनमें तबाही आई है। कैसी तबाही? वहां पर वो मलबा हटा रहे हैं, और जो डिस्प्लेस हुए हैं उनको असिस्ट किया जा रहा है कि उनको कहां पर रखा जाए। मैनी ऑफ whom आर नाउ कन्फ्रंटिंग, उनमें से बहुत सारे हैं वो जो है पहली बार इस सूरत हाल को फेस कर रहे हैं। कौन सी वाली को? द काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन दैट इजराइल हैज इन्फ्लिक्टेड ऑन सिविलियंस अक्रॉस गाजा। वो तबाही जो इजराइल ने गजा में मचाई, सीरिया में मचाई, यमन में मचाई फॉर डेकेड्स, ये पहली बार उस तबाही को देख रहे हैं। मलबा हटाना क्या होता है, और जब आपका घर मलबे का ढेर बन जाए तो क्या होता है। मिसाइल्स इंपैक्ट एट लीस्ट 4 नेबरहुड्स इन तल अवीव एंड इट्स सबर्ब्स। 4 नेबरहुड्स यानी कई एक बिल्डिंग्स। अमंग द हार्डेस्ट हिट वाज अ हाई राइज बिल्डिंग इन सेंट्रल तल अवीव। सबसे बड़ा जो हमला ईरान ने किया है, एक हाई राइज बिल्डिंग जब हिट हुई है, वेयर ईरानियन मिसाइल स्ट्रक डायरेक्टली एज पार्ट ऑफ ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3। डायरेक्टली जाकर हिट किया, डिस्प्लेसिंग हंड्रेड्स ऑफ सेटलर्स। डिस्प्लेस का लफ्ज हमेशा फलस्तीनियों के लिए आता है, लेबनीज के लिए आता है। अब यहां पर कौन डिस्प्लेस हुआ है? इजरायली सेटलर्स। और देखना वो हाई राइज बिल्डिंग्स के रहने वाले थे, कितने महंगे अपार्टमेंट्स होंगे, तो वो हाई राइज बिल्डिंग से रेफ्यूजीज कम में आ गए। इंटायर अपार्टमेंट्स वर डैमेज्ड, फोर्सिंग सेटलर्स फैमिलीज into temporary shelters and hotels provided by municipality. We left the safe room. अब ये उनकी लाइन सुनिए, we left the safe room and saw mostly smoke. हमने बस धुआं उठता हुआ देखा। Our apartments are gone. We went down on the basement and we are now refugees. इस वक्त जब हम रेफ्यूजीज बन चुके हैं, ये इस वक्त तल अवीव के अंदर ये बिल्डिंग्स हिट हुई हैं, हाइफा, नॉर्थ, साउथ, ये सारा, और ये मिसाइल वेव जारी है। यानी इस वक्त ये मिसाइल गिर रहे हैं, रिपोर्ट आ रही है कि मजीद अटैक होने जा रहे हैं, और वक्फे के साथ ये अटैक्स हो रहे हैं इजराइल के ऊपर। तो ये जनाब इस वक्त सूरत हाल है, और मशरिक भी अपनी पोजीशन ले रहा है, और उन्होंने सिग्नल्स भेजे, और अभी बातचीत हो रही होगी, लेकिन ये जंग रुकती हुई नजर नहीं आ रही, बल्कि ये किसी भी वक्त आउट ऑफ कंट्रोल भी हो सकती है। अब वो जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ पर तो मामला छिड़ना शुरू हो गया है ना। अमेरिका किसी भी वक्त ज्वाइन कर सकता है, और अमेरिका जो ही ज्वाइन करेगा, ईरान जो है वो फौरी उनकी बेसिस के ऊपर अटैक करेगा, और फिर क्या होगा, बेसिस उनकी कहां पर हैं, ठीक है ना। तो और फिर न्यूक्लियर थ्रेट बहुत बढ़ता चला जा रहा है। इजराइल के हवाले से तो मुसलसल खतरा मौजूद है कि वो न्यूक्लियर इस्तेमाल कर सकता है, एट एनी टाइम इस्तेमाल कर सकता है, ठीक है ना। तो बहुत ही डेंजरस टाइम है, बहुत ही डेंजरस टाइम है। और साथ जो हमसाया मुल्क है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, टर्की, गल्फ, ये सारे ये भी इस वक्त देख रहे हैं कि अगर ईरान के अंदर ये जंग फैलती है तो सारी बात है हमसायों तक भी तो मामला पहुंचेगा। और जो इजरायली अज़ाइम हैं वो तो ईरान को डिस्टेबलाइज करना चाहते हैं, तो डिस्टेबलाइज ईरान ना टर्की को सूट करता है, ना पाकिस्तान को करता है, ना दूसरे मालिक को करता है। तो ये बड़ा एक ऐसी जंग मुसल्लत की गई है जो किसी के फायदे में नहीं थी, लेकिन बहरहाल कुछ शैतानी ताकतें हैं, उनके साथ ताकत ही से निपटा जा सकता है। वेरी अनफॉर्चुनेट। तो ये इस वक्त की ताज़ा सूरत हाल है जो आपके साथ शेयर किया। आपने राज लगा कहीं इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।